सेम ही मीटिंग नंबर। हाँ दोनों सेम में ही होंगे। आई विल ज्वाइन इन 10 मिनट्स। अच्छा अश्विनी ने लिखा है मैं 10 मिनट में ज्वाइन हूँ। ओके मैं क्या सोच रहा था ना, अपन जो रीडिंग पढ़ रहे थे दैट इज इनकम टैक्स पढ़ रहे थे ना हम लोग। हाँ तो विविध भी नहीं है और ये भी नहीं है, और उसके आगे का जो प्रोसेस है वो थोड़ा है मतलब क्लास में बैठ के डिस्कस करने वाला वैसा। तो आई थॉट कि मैं एक थ्योरी टॉपिक ले लूँ दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग, और आज इसको खत्म कर देते हैं वैसा। छोटा सा ही हाँ परफेक्ट। है ना, वो सही रहेगा क्योंकि फिर वो इनकम टैक्स अभी पढ़ा दूंगा, फिर बाद में फिर से डिस्कस करना पड़ेगा। एंड हाँ इनकम बात टैक्स है। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है स्टार्ट करते हैं, वैसे तो रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ, बाद में दे दूंगा इसको ग्रुप में लिंक डाल के अनलिस्टेड करके। ठीक है चलो, तो एज आर टॉपिक सजेस्ट दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग। नाउ व्हाट इज दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग, वो देख लेते हैं थोड़ा। इसमें बेसिकली होगा क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग ने अब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स पढ़े। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे एनालाइज करना होता है, कैश फ्लो कैसे एनालाइज करना होता है, फिर लॉन्ग टर्म आइटम्स हो गए, इक्विटी हो गया, लाइबिलिटी हो गया, लीजेस हो गया, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स के जो प्रोविजन है वो सब एनालिसिस कैसे करना है। यानी अब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मेरे पास इन्वेस्टर आता है और अगर वो मुझसे सजेशन मांगता है कि whether to invest in this company or not, what we are doing till right now, हम लोग मार्केट में जा रहे हैं एंड मार्केट में उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले रहे हैं एंड विच इज द ओल्ड वन जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर है, वो स्टेटमेंट हम लोग ले रहे हैं और उसको एनालाइज कर रहे हैं कि वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट, ऑल दिस थिंग। बट अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कैसा होगा कि इन्वेस्टर मेरे पास आएगा और वो मुझे कुछ रॉ डेटा देगा और वो बोलेगा कि मेरे फ्यूचर का प्रोजेक्शन इतना है, इतना पैसा मिलना चाहिए, वो होना चाहिए, वैसा वैसा करके। और इस रॉ डेटा के बेसिस पे मुझे बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर्म करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू फोरकास्ट फ्यूचर अर्निंग्स। दैट फ्यूचर में इतना अर्निंग होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूँ टू फोरकास्ट फ्यूचर अर्निंग्स, ठीक है, ये वाला चीज जब भी मैं करने के लिए बनाता हूँ, तो एक्चुअल में तो कंपनी का कुछ अर्निंग हुआ ही नहीं है, हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डेटा, रॉ डेटा। अब रॉ डेटा कहाँ से मिलता है, जो भी कंपनियां होती है, रिसर्च कंपनीज होती है, व्हाट दे डू, दे रिसर्च अबाउट द कंपनी एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा दे फॉर्म द डिसीजंस कि अच्छा ठीक है कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है, कंपनी का कॉस्ट कम हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रॉ डेटा देते हैं, फोरकास्ट करते हैं एंड एक फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका दूसरा नाम होता है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा एक्चुअल बेसिस पे नहीं होता, इट इज ऑन द अजम्पशंस बेसिस, क्योंकि अभी तक कुछ ट्रांजेक्शन हुए नहीं है, हम लोग ने बस पास्ट डेटा के बेसिस पे फ्यूचर को इवेल्युएट करना है। तो फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग बना रहे हैं दैट इज समवेयर अराउंड 5 ईयर्स का बनता है, 6 ईयर्स का बनता है और 10 ईयर्स का, बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल और बेस्ड ऑन द डिमांड अवेलेबल। तो अब हम लोग ने बना दिया फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका दूसरा नाम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग, कि फ्यूचर में होने वाले कुछ एक्टिविटीज है उसको लेके हम लोग ने बना दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग ने दूसरा नाम दे दिया विच इज नथिंग बट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग। अब ये क्या होगा, जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा वी गिव बैक टू द इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्ट करने आ रहा है हम लोग उसको देंगे और बोलेंगे देखो ये वाली चीजें हैं और आप जाओ तो जाके कहीं और से पैसा रेज कर दो। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग होता है ना, वो ओनर्स बनवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी ने 2 साल अच्छे से काम किया, अब आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, बट आपको किसी से जाना है फंड रेज करना है,
अब जब फंड रेज करने जाओगे तो 2 साल के बेसिस पे आपको पैसे देगा नहीं, तो आप क्या करते हो, किसी एनालिस्ट के पास जाते हो और उसको बोलते हो ये 2 years का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लो, डेटा लो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्यूचर का मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो अजम्पशंस के बेसिस पे, सो दैट मैं फ्यूचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके जाऊँ इन्वेस्टर्स के पास और उनसे पैसे रेज कराऊँ। तो काम इसके अंदर कैसे चलेगा, इन्वेस्टर नहीं आएगा अपने पास आएगा ओनर, ओनर आता है एनालिस्ट के पास, एनालिस्ट मेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग, जो किसका होगा, फ्यूचर के अर्निंग्स का होगा, एंड फ्यूचर के अर्निंग्स के बेसिस पे ये जाता है इन्वेस्टर्स के पास और इन्वेस्टर से करता है फंड रेज। ठीक है, यहां तक चीजें समझी? चलो, तो पूरा टॉपिक में हमको यही सारी चीजें पढ़नी है। दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग, इट इज नथिंग बट फ्यूचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा अवेलेबल और द रिसर्च डेटा अवेलेबल। तो बढ़ते आगे की तरफ, अश्विनी आ गई, आओ अश्विनी आओ, गुड आफ्टरनून। अश्विनी बोल ही नहीं रही कुछ, क्या हो गया अश्विनी? ऑल गुड, गुड आफ्टरनून, अच्छा मैसेज करिए, ठीक है, कहीं और बाहर होंगे। So Ashwini, we are doing now a new reading, that is reading 38.1, that is financial statement modeling. Why we are doing this? Because जो इनकम टैक्स का आगे का टॉपिक है ना वो थोड़ा क्रिटिकल है, तो क्लास में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए मैंने ये नया रीडिंग लिया है, जो आपका लास्ट रीडिंग है FSA का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग में व्हाट इज दिस इन सिंपल वर्ड्स, अब तक जो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं वो पास्ट डेटा को एनालाइज कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या होगा, हम लोग फ्यूचर के डेटा को बनाएंगे, एनालाइज नहीं करेंगे। बेसिकली मेरे पास ओनर आएगा एज एन एनालिस्ट, आप लोग के पास जाएगा और बोलेगा मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो, बट फ्यूचर का बना के दो, प्रेजेंट का मत बना के दो। तो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, पास्ट का डेटा या फिर फ्यूचर का डेटा जो भी रिसर्च टीम आपको देगी, आप उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, बट फ्यूचर का बनाते हो, जो बीत गया उसका नहीं बनाते हो। ठीक है, तो हम लोग वही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि वो सब चीजें जब बनाते हैं, फ्यूचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो कौन कौन से थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ। सबसे पहला हो गया आपका 38.8, डेमोन्स्ट्रेट द डेवलपमेंट ऑफ अ सेल बेस्ड परफॉर्मा कंपनी मॉडल। सबसे पहले हम लोग सेल बेस्ड बनाते हैं परफॉर्मा, कि अगर सेल इतना हुआ तो मेरा, अब नाउ व्हाट इज परफॉर्मा, परफॉर्मा इज नथिंग बट द जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना उसका एक फॉर्मेट बनता है, उसको हम लोग परफॉर्मा बोलते हैं। आप देखो आगे क्या लिखा है, A sale-based performa company model consists of projected future financial statement। तो ये क्या काम करते हैं इन लोग, इनका काम होता है जो भी फ्यूचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रोजेक्ट करना, कितना पैसा होगा, उतना पैसा होगा, ये सारी चीजें। बेस्ड ऑन द एनालिस्ट एस्टिमेट ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर रेवेन्यू, एनालिस्ट क्या करता है, फ्यूचर का एस्टिमेट करता है रेवेन्यू, कि फ्यूचर में कितना रेवेन्यू होना चाहिए, उसको एस्टिमेट्स के बेसिस पे। Now we summarize the steps in creating such a model here। और हम लोग ने क्या कर लिया, इसका steps बना लिया कि these are the 6 steps, these are the 8 steps we need to follow। अगर आप एक एनालिस्ट हो और अगर आप फ्यूचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म कर रहे हो, then you need to follow this 8 steps। Now what are those 8 steps? Let us see। In our equity investment reading as on company analysis forecasting, we will describe some of these steps in मोर डिटेल। तो जब आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट पढ़ोगे तो इसमें से कुछ स्टेप्स है जो वहाँ पे मोर डिटेल में आप पढ़ोगे। चलो स्टेप डिस्कस करते हैं। द स्टेप नंबर 1, एस्टिमेट रेवेन्यू ग्रोथ एंड फ्यूचर रेवेन्यू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रेवेन्यू का ग्रोथ कितना होगा फ्यूचर में, वो आप एस्टिमेट करोगे। और यहाँ पे याद रखना हर एक चीज एस्टिमेट हो रही है, ठीक है, हर एक चीज आप एस्टिमेट करोगे, सोचोगे, निकालोगे, वैसा होगा। So first thing is estimate revenue growth and future revenue based on market growth and the market share। तो आपको क्या करना है, फ्यूचर का रेवेन्यू और रेवेन्यू का ग्रोथ, ये दोनों चीज आपको चेक करना है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट ग्रोथ एंड द मार्केट शेयर एंड अ ट्रेंड ग्रोथ रेट और द ग्रोथ रिलेटिव टू जीडीपी। तो ये दीस आर द फैक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू नीड टू चेक मार्केट में आपका ग्रोथ कितना है, मार्केट में शेयर कितना है आपका, देन ग्रोथ रेट का ट्रेंड कितना है, कितना सेल इंक्रीज हो रहा है, फिर ग्रोथ रिलेटेड टू जीडीपी। और जीडीपी इज नथिंग बट जो आपने पढ़ा है
that is gross domestic product. ठीक है, तो पहला पॉइंट इज रिगार्डिंग व्हाट, फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग रेवेन्यू. स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप रेवेन्यू का ग्रोथ चेक करोगे. मूविंग विद द स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है? Estimate the COGS based on percentage of sales or on a more detailed method based on business strategy or a competitive environment. तो एक बार आपने सेल्स निकाल लिया, अब आप COGS निकालोगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना लगने वाला है. ठीक है, तो योर सेकंड क्राइटेरिया इज टू एस्टिमेट COGS which is based on percentage of sales. कि अगर मेरा सेल 100% होता है तो मेरा COGS क्या है? COGS is nothing but your cost of goods sold. It is cost of goods sold. ठीक है, तो बेस्ड ऑन आप सेल्स के परसेंटेज का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा डिटेल मेथड में जाना है तो यू नीड टू सी द बिजनेस स्ट्रैटेजी, व्हाट इज द बिजनेस स्ट्रैटेजी गोइंग ऑन, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें. तो स्टेप 1 इज योर रेवेन्यू, स्टेप 2 इज योर COGS. ठीक है, ये निकालने के बाद यू आर मूविंग विद द स्टेप नंबर 3. तो स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है? Estimate SG and A. What is SG and A? SG and A is nothing but selling journal क्या हुआ, भाग गए थे क्या? नहीं नहीं, अरे मेरा नेटवर्क इशू था तो वो लैपटॉप से निकल के तो फोन पे शिफ्ट किया. अच्छा अच्छा, ठीक है. कहाँ तक पढ़ा था, फिर कहाँ तक समझा था आपने? स्टेप 3 नहीं, मैं अभी जस्ट 1 सेकंड पहले. अच्छा ठीक है, चलेगा. तो स्टेप 3 इज नथिंग बट अबाउट एस्टिमेट SG and A, यानी ये सेलिंग जनरल एंड एडमिन का खर्चा आप लोगों को निकालना है. ठीक है, एक बार मैंने सेल्स का प्रोजेक्ट कर लिया, फिर कॉस्ट का कर लिया, अब मैं SG and A का प्रोजेक्शन करूंगा. उसमें क्या क्या होने वाला है देख लो. एस्टिमेट SG and A एज आइदर फिक्स्ड, ग्रोइंग विथ रेवेन्यू और यूजिंग सम अदर एस्टिमेट टेक्निक. तो आप उसको या तो फिक्स कर लो कि मेरा सेलिंग इतना ही लगने वाला है वो, या तो ग्रोइंग विथ रेवेन्यू. ग्रोइंग विथ रेवेन्यू इज नथिंग बट वेरिएबल एक्सपेंस, कि जैसे जैसे मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा मेरे खर्चे बढ़ेंगे, रेवेन्यू कम होगा खर्चे कम होगा, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट. या फिर आप कुछ अदर मेथड भी आप एस्टिमेट टेक्निक यू कैन यूज इट. स्टेप नंबर 3 इज नथिंग बट अबाउट SG and A. Now moving with step number 4. ये क्या बोल रहा है? Estimate the financing cost using interest rate. अब आपको financing cost निकालना है using interest rate, debt level and the effect of any large anticipated increase or the decrease in capital expenditure or the anticipated changes in financial structure. Now what you need to do, अब आपको इंटरेस्ट का खर्चा निकालना है कि अगर मेरा डेट इतना होगा तो इंटरेस्ट का कॉस्ट क्या होगा, और इफ आई चेंज माय कैपिटल स्ट्रक्चर देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द डेट, वो वाली चीजें आप स्टेप नंबर 4 में करोगे. तो यहाँ पे क्या होगा आपका इंटरेस्ट कॉस्ट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. तो बट हम डेट जो भी देंगे वो फ्यूचर इंटरेस्ट पे होगा, राइट? जो भी फ्यूचर इंटरेस्ट होगा तो उसको हम प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं? प्रेडिक्ट नहीं करते. इसमें कैसा होता है ना कि कंपनीज ना मेक एग्रीमेंट. ठीक है, अब अगर आप किसी से अगर आपने डेट लिया है, ठीक है, तो 1-2 साल के लिए तो नहीं लोगे, समवेयर 5 years 10 years के लिए रहता है, तो हमें 5-10 years का इंटरेस्ट रेट पहले ही मिल जाता है, वैसा होता है इसके लिए. और अगर एग्रीमेंट में कुछ चेंज लिखा होगा तो विल प्रिडिक्ट करके ऐसा. या चलो स्टेप नंबर 5. तो अब तक का स्टेप था, पहले रेवेन्यू निकाल लिया, फिर COGS, फिर SG and A, देन इंटरेस्ट कॉस्ट एंड ऑल दिस थिंग. मूविंग विद स्टेप नंबर 5. ये क्या बोल रहा है? Estimate the income tax expense and such and cash taxes using historical effective rates and the trend segment information for different tax jurisdiction and the anticipated growth in high and low tax segment taking into account changes in deferred tax item. अब आपको क्या निकालना है? टैक्स निकालना है कि कितना मेरा टैक्स अमाउंट आएगा, कितना मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा. नाउ तो आप इसके बाद के स्टेप में क्या निकालोगे? इनकम टैक्स का खर्चा और कितना कैश में आप टैक्स पे करोगे वो, विच इज बाय यूजिंग द हिस्टोरिकल इफेक्टिव रेट्स. क्यों हिस्टोरिकल बोला? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट हर बार चेंज होते रहता है,
तो फ्यूचर का क्या रेट आएगा मुझे पता नहीं, तो जस्ट फॉर वन विवान आया भाई, हो क्या विवान, कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया, तू बता। बढ़िया सर। क्या अचानक से एंट्री, गाना वाना सुन के आए? नहीं सर, मैं आने के लिए आया। आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, दैट इज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग, कि अगर आपको फ्यूचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग इज अबाउट रेवेन्यू प्रोडक्शन, देन COGS, देन SG&A, इट इज नथिंग बट योर सेलिंग जर्नल एंड एडमिन का खर्चा, देन इंटरेस्ट का खोज, इंटरेस्ट का कॉस्ट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड स्टेप नंबर 5 इज इनकम टैक्स का खर्चा, कैश में टैक्स कितना पे कर रहे हो वो, एंड बाय यूजिंग द हिस्टोरिकल इफेक्टिव रेट। नाउ व्हाई यूजिंग द हिस्टोरिकल इफेक्टिव रेट्स, क्योंकि फ्यूचर के इनकम टैक्स रेट हमको पता नहीं होता है, तो हम लोग सेफ्टी साइड के लिए कैसे चलते हैं, अब जो रेट है हम लोग वही यूज कर लेते हैं, एंड इट इज इफेक्टिव रेट्स। अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है, जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे ना आगे वाले पार्ट में था, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। एंड फिर आप ट्रेंड देखते हो कि कितना हो सकता है। एंड नाउ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, दिस सेगमेंट इन्फॉर्मेशन वी स्टडीड इन रीडिंग नंबर 27, जहाँ पे मैंने बताया था ना ऑपरेटिंग सेगमेंट 10% का क्राइटेरिया, वो वाला। तो आप टैक्स जुरिडिक्शन के हिसाब से सेगमेंट का इन्फॉर्मेशन देते हो। देन एंटिसिपेट ग्रोथ इन हाई एंड लो टैक्स सेगमेंट। नाउ देयर आर सेगमेंट जिसके ऊपर हाई टैक्स लगता है, कुछ सेगमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर लो टैक्स लगता है, तो वो सब एंटिसिपेट करना। एंड टेकिंग इनटू अकाउंट चेंजेस इन डेफर्ड टैक्स आइटम। नाउ व्हाट इज डेफर्ड टैक्स, वो तो मैंने पढ़ाया, ये DTA, DTL, ऑल दिस थिंग। ये होने के बाद आप स्टेप नंबर 6 में बढ़ते हो, एंड विच इज नथिंग बट मॉडल द बैलेंस शीट बेस्ड ऑन आइटम दैट फ्लो फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। अब देखो यहां तक का जो किस्सा था ये आपका आ गया इनकम टैक्स। अब स्टेप 1 से लेके 5 तक ये मेरा इनकम स्टेटमेंट बन गया। अब मैं स्टेप 6 से 8 तक क्या करूंगा, बैलेंस शीट के ऊपर काम करूंगा। तो सबसे पहले लोग क्या बोल रहे हैं, मॉडल द बैलेंस शीट बेस्ड ऑन आइटम्स दैट फ्लो फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। अब जो इनकम स्टेटमेंट से आइटम निकल के आएगा आप उसको बैलेंस शीट में लेके आओ, विच इज नथिंग बट योर वर्किंग कैपिटल का अकाउंट्स, कितना वर्किंग कैपिटल नीड है, ऑल दिस थिंग। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 में आप क्या करते हो, यूज depreciation and capital expenditure for maintenance and for growth to estimate capital expenditure and net PPE for the balance sheet। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, depreciation का खर्चा, तो here is nothing but आप यहाँ पे निकाल रहे हो वर्किंग कैपिटल, फिर इसके बाद depreciation का खर्चा, कि मेरा वर्किंग कैपिटल इतना लग रहा है, फिर मेरा depreciation कितना लगेगा, ये सारे खर्चे। एंड मूविंग विद द लास्ट स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 व्हाट यू फाइंड, use the completed pro forma income statement and the balance sheet to construct a pro forma cash flow statement। और लास्ट में आप बनाते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर इन नटशेल में बोलूं तो जो स्टेप्स है 1 से लेके 5 तक डीलिंग विद इनकम स्टेटमेंट, देन 6 and 7 डीलिंग विद बैलेंस शीट, एंड द स्टेप नंबर 8 इज डीलिंग विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर आप वापस रिवीजन भी देने वाले हैं? रिवीजन वीडियोस आई विल प्रोवाइड, सारे टॉपिक का रिवीजन वीडियो मैं दूंगा, बना के दूंगा, जो भी पॉइंट्स है एज पर माय कंसेप्ट नोट्स एंड ऑल दिस थिंग आई विल गिव द रिवीजन वीडियोस। बट डिस्कशन वो लेवल का नहीं होगा, वो तो रिवीजन ही होगा, तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको फटाफट कैच होगा वैसा है। बट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट की समझे। तो हो गया स्टेप 1 to 8, ये समझा इतना। हाँ जी। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज नथिंग बट योर एक्सप्लेन हाउ बिहेवियरल फैक्टर अफेक्ट एनालिस्ट फोरकास्ट एंड रिकमेंड रेमेडियल एक्शन फॉर द एनालिस्ट बायस। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है, अब ये लोग ने जो नेक्स्ट टॉपिक पकड़ा वो ऐसा पकड़ा
कि जो ओनर था, ओनर आता है किसके पास, एनालिस्ट के पास, और एनालिस्ट को बोलता है मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो फ्यूचर का। चलो, अब जो एनालिस्ट है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चालू किया, बट हो सकते हैं ना देर आर सर्टन फैक्टर्स जो कि बायस हो उसके टूवर्ड्स। जैसे एग्जांपल, जब एनालिस्ट ने एनालिसिस किया इसके पास स्टेटमेंट का, किसके, इस ओनर के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब एनालिसिस किया, उसने उससे कुछ डेटा ड्रॉन किया होगा कि अच्छा कंपनी का इतना ग्रोथ हो सकता है, इतना डी ग्रोथ हो सकता है, और उसके बेसिस पे उसने फ्यूचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। बट देयर माइट बी अ चांसेस कि जो पास्ट का डेटा उठाया उसमें कुछ तो गलतियां थी, बट क्या एज एन एनालिस्ट ये गलती को अग्री करेगा कि हाँ, अब सोच लो आपने कोई काम किया, ठीक है, और आप उसी काम को लेके आगे प्रोसीड कर रहे हो, दूसरा काम करोगे, और मैं आपके पास आगे बोलता हूँ नहीं आपने जो पहले काम किया ना उसमें ये तो गलती है, तो आप जल्दी से अग्री करोगे क्या उस बात पे? नहीं ना, थोड़ा तो बायसनेस होगा, नहीं मेरा काम कैसे गलत हो सकता है, इससे थोड़ा बायसनेस आता है। तो यहाँ पे वही सारे बात चल रही है कि एक एनालिस्ट है और वो फ्यूचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडल बना रहा है, ठीक है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि बायस है, जो कि खुद एनालिस्ट के लिए बायस है, जिससे देयर आर चांसेस कि ये जो फ्यूचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के आ रहा है उसमें कुछ फॉल्ट हो, उसमें कुछ तो गलतियां हो, यानी मिस्टेक्स हो। और ये जो बायस है इसका रेमेडियल एक्शन क्या है, व्हाट आर द रेमेडियल एक्शन ऑफ दिस? तो हम लोग दोनों चीज पढ़ने वाले हैं, बायस के बारे में भी और रेमेडियल एक्शन के बारे में भी। कि अगर एक एनालिस्ट है उसने खुद का ही काम किया था और वो खुद के काम के बेसिस पे फ्यूचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, तो ये तो बायस हो गया कि हाँ मेरा काम गलत नहीं होना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अच्छा बनना चाहिए। अब ये तो बायसनेस आ गया ना, तो इसको रोकने के लिए कि हाँ काम प्रॉपर हो, व्हाट इज द रेमेडियल एक्शन, उसका काम किसी और थर्ड पार्टी से एक बार चेक करा लो, ये रेमेडियल एक्शन होता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है वो समझा, क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? हाँ सर। चलो देखो, लाइक एवरीवन दोज इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री आर प्रोन टू बिहेवियरल बायस। अब लोगों का सबका एक अपना अपना बिहेवियर होता है, तो बोलते हैं जो भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करता है सबका एक बिहेवियरल बायस होता है। नाउ फॉर एनालिस्ट दिस बायस कैन रिजल्ट इन इनएक्यूरेट फोरकास्ट। हो सकता है ना, अगर उसके पास बायस होगा तो जो भी हम लोग का फोरकास्ट हो वो इनएक्यूरेट हो सकता है, देयर आर चांसेस कि गलत हो सकता है। नाउ व्हाट आर दिस, लेट अस सी। द फर्स्ट बायस इज ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब इसमें एनालिस्ट क्या बोलता है, मैंने जो काम किया है ना एकदम सही है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, बट उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस होता है। इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है, ही इज वर्किंग इन ओवर कॉन्फिडेंस बायस। वो सारी बात चल रही है। तो देखो क्या बोला, दिस इज हैविंग टू मच फेथ ऑन वंस ओन वर्क, खुद के काम पे बहुत ज्यादा भरोसा होना। एनालिस्ट में अंडर एस्टिमेट देयर फोरकास्टिंग एरर। और इसमें क्या होता है, जो भी फोरकास्ट करने में एरर होती है ना, अब देखो हम लोग कर रहे हैं फोरकास्ट, फ्यूचर में क्या होने वाला है वी डोंट नो एवरीथिंग, बट वी आर जस्ट फोरकास्टिंग इट कि चलो ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। तो फोरकास्ट करने में कुछ एरर भी तो हो सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी कि हाँ पूरा फोरकास्ट राइट होगा। तो जो एरर होता है ना, एरर, उसको एनालिस्ट अंडर एस्टिमेट कर देता है। उसको ऐसा लगता है कि जो भी मैंने काम किया है उसमें एरर तो होगा ही नहीं, सारा का सारा काम एकदम परफेक्ट होगा। तो ये लाइन को ऐसे समझो, दैट एनालिस्ट में अंडर एस्टिमेट द फोरकास्टिंग एरर, जो भी एरर होगा उसको अंडर एस्टिमेट करता है। Now hence they have a narrower confidence interval for their forecast than warranted। तो एक्चुअल में आप देखोगे जितना वो बोल रहे वारंट कर रहे कि हाँ एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, एक्चुअली में उतना परफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने फोरकास्टिंग एरर को अंडर एस्टिमेट किया था और वो ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा है कि हाँ जो काम है ना बहुत सही है, बट एक्चुअल में सही था क्या? नहीं। तो वो बोल रहा है कि उसका जो एक्चुअल में आंसर है वो नैरोअर कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा है। Now the research has shown that analyst, अब research क्या बोल रहा है, the analyst who go against the grain, that is forecasting what others are not, go against the grain in something, but जो अलग लोग, जो कोई और forecast नहीं करता वो मैं करूंगा forecast, वैसा, are more likely to suffer from over confidence bias। अब जैसे एग्जांपल ले लो ना, कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, उसने बोला कि इतना अच्छा चल रहा है ना, मतलब ये कंपनी, और लोगों का नॉर्मल फोरकास्टिंग है 5% से ग्रोथ करेगी, बट वो एनालिस्ट बोल रहा है नहीं ये तो 10% से ग्रोथ करेगी। अब वो गो अगेंस्ट द ग्रेन हुआ ना, लोग बोल रहे हैं 5%, ये बोल रहा है 10% होना चाहिए।
और वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 10% के हिसाब से बनाएगा। और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, इन रियलिटी अगर वो नहीं हुआ तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा था, लोग उसको बोलेंगे ओवर कॉन्फिडेंस किया, 5% एक्स्ट्रा का रेवेन्यू बुक किया, लॉस हो गया इन्वेस्टर को, वैसे। तो यही बोल रहा है, द एनालिस्ट हु गो अगेंस्ट द ग्रेन आर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम ओवर कॉन्फिडेंस बायस। नाउ दिस बायस मे बी मिटिगेटेड बाय शेयरिंग फोरकास्ट एंड सॉलिसिटिंग क्रिटिक। अब ये बोल रहा है, अगर इस, अब देखो यहाँ तक जो हम लोग ने पढ़ा ना, ये हम लोग ने पूरा बायस के बारे में पढ़ा कि ओवर कॉन्फिडेंस होगा, अपने फोरकास्टिंग एरर को अंडर एस्टिमेट करेगा, और जब भी कोई एनालिस्ट गो अगेंस्ट द ग्रेन होगा, यानी जो लोग अदर नहीं करते ये खुद करेगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस बायस पिक्चर में आएगा। अब उसको डील कैसे करें, ये वाला बात डीलिंग के बारे में बोलेगा। दिस बायस में बी मिटिगेटेड बाय शेयरिंग फोरकास्ट एंड सॉलिसिटिंग क्रिटिक। तो इसके अंदर बोल रहा है, अगर इसे डील करना है, कुछ मत करो, अपना रिपोर्ट किसी और एनालिस्ट को दो और उसको चेक करवाओ, तो वो चेक करेगा हाँ सही है कि गलत है। और आप क्रिटिक को समझो कि अगर कोई आपको क्रिटिक कर रहा है तो उसको डील करो, ये सारी चीजें। An analyst should evaluate their past forecast and learn from their own forecasting error। और दूसरा काम क्या हो सकता है कि जो एनालिस्ट है उसको अपने पास्ट फोरकास्ट से लर्न करना चाहिए उसके एरर्स में कि उसने पास्ट में कुछ ऐसा कुछ किया था जिसके वजह से ओवर कॉन्फिडेंस आया था, उससे उसको लर्न करना चाहिए। एंड विच शुड लीड टू अ वाइडनिंग देयर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस का इंटरवल बढ़ेगा। पहले बहुत ज्यादा था ना, अब अगर अपने पास्ट एरर को, पास्ट की गलतियों को देखेगा तो अभी का उसका इंटरवल जो कॉन्फिडेंस का था वो और इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा। एंड यूजिंग सिनेरियो एनालिसिस टू प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ फोरकास्ट में हेल्प टू आइडेंटिफाई एनी शॉर्टकमिंग। और थर्ड थिंग व्हाट ही कैन डू, सिनेरियो एनालिसिस। क्या, चलो 5% सिनेरियो तो ये होगा, कंपनी ने ग्रो किया तो ये होगा। 3 मेथड्स उसने बताया। डील कैसे करेंगे, पहला बोल रहा है दूसरे को दिखाओ, दूसरा मेथड बोला पास्ट फोरकास्ट किया था उससे लर्न करके कॉन्फिडेंस एरर को कम कर लो। थर्ड थिंग इज सिनेरियो एनालिसिस का यूज कर लो, जिससे भी आप बच सकते हो। तो इट इज ऑल अबाउट योर ओवर कॉन्फिडेंस बायस। डन विथ योर ओवर कॉन्फिडेंस, समझा? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड थिंग इज इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बायस। अब ये क्या होता है, देखो, दिस इज रिलेटेड टू ओवर कॉन्फिडेंस, ये भी ओवर कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, but refers specially to overestimating what an analyst can control and trying to control things an analyst cannot control. Now the illusion of control bias को छोड़ो, पहले कंट्रोल समझते हो। कंट्रोल का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं बना रहा हूँ और मुझे पता है कितना डेटा कितना तक कितने हद तक जाना चाहिए, यानी 10% के ऊपर रेवेन्यू नहीं जाना चाहिए, 8% के ऊपर कॉस्ट नहीं जाना चाहिए, यानी थिंग्स आर इन माई कंट्रोल, ठीक है। बट आई हैव इल्यूजन कि मेरे कंट्रोल में सब है। ऐसा एनालिस्ट को बायस है, उसको ऐसा लग रहा है कि जो वो चीज कंट्रोल कर रहा है ना वो उसी के पास है सब कुछ, कि हाँ सेल्स इतना तो इतना ही होना चाहिए और सीओजी से इतना तो इतना ही होना चाहिए, टैक्स इतना लगेगा तो इतना, उसको ऐसा लग रहा है उसके कंट्रोल में है, बट इन रियलिटी उसके कंट्रोल में नहीं है। इल्यूजन का मतलब यही होता है ना कि जब हम लोग, इल्यूजन मीन्स व्हाट, हमको लगता है कि हाँ ये चीज है, बट इन रियलिटी वो चीज नहीं होता है, इट इज जस्ट क्रिएटेड बाय सम थिंग्स करके। तो वैसे एनालिस्ट को भी लग रहा है देयर आर सर्टेन थिंग्स, एनालिस्ट को क्या लग रहा है कि सारी चीजें उसके कंट्रोल में है, ऐसा एनालिस्ट को लग रहा है, बट इन रियलिटी उसके कंट्रोल में वो चीजें नहीं है। तो वही बता रहा है, इसमें क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट रिफर्स टू स्पेसिफिकली ओवर एस्टिमेटिंग व्हाट एनालिस्ट कैन कंट्रोल। तो एनालिस्ट क्या कर रहा है, जो उसको कंट्रोल कर सकता है ना उस एलिमेंट को वो ओवर एस्टिमेट कर रहा है, यानी ज्यादा एस्टिमेट कर रहा है। एंड ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स एन एनालिस्ट कैन नॉट कंट्रोल। तो ये क्या कर रहा है, एग्जाम्पल ले लो सेल्स का। इन रियलिटी सेल्स एक ओनर जब लेके आ रहा है आपके पास तो 10% का एक क्राइटेरिया है कि 10% ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा सेल। अब एनालिस्ट को लग रहा है कि मैं तो सेल को कंट्रोल कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, और उसने क्या कर दिया, सेल्स का फिगर 15% से ग्रोथ कर दिया। बट इन रियलिटी सोचो, क्या सेल्स का अमाउंट एनालिस्ट के कंट्रोल में है? जब इन रियलिटी में बिजनेस आगे बढ़ेगा तो सेल कौन करेगा, कस्टमर आगे खरीदेगा, कंपनी ग्रो करेगी, वो तो कंपनी का परफॉर्मिंग चीज है ना। एनालिस्ट ने सिर्फ लिख दिया कि 15% से ग्रोथ होगा, वैसा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। तो यही बात लोगों ने बोला है कि एनालिस्ट को लगता है कि चीजें उसके हाथ में है, बट इन रियलिटी उसके हाथ में नहीं होती, और वो क्या कर लेता है, चीजों को ओवर एस्टिमेट कर लेता है, और वहां पे आ जाता है प्रॉब्लम। अभी देख लो क्या लिखा, दिस बायस। अब यहां तक चल रहा था प्रॉब्लम,
ये पॉइंट तक चला प्रॉब्लम कि मेरी चीज मेरे हाथ में कंट्रोल में नहीं है, बट फिर भी मैंने बोला नहीं मेरे कंट्रोल में होगा। नाउ द दिस बायस इज मैनिफेस्टेड इन टू प्राइमरी वेज। अब इस बायस को कैसे डील किया जाए? फर्स्ट थिंग इज seeking expert opinion to justify a forecast and making a model more complex। तो पहला क्या कर लो, आप किसी एक्सपर्ट से बात कर लो, ठीक है। अब एक्सपर्ट से बात करोगे तो बता देगा नहीं आपके कंट्रोल में इतनी चीजें नहीं है, आप इसको इतने लेवल पे लेके चलो। एंड सेकेंड थिंग, मेक अ मॉडल। आप ऐसा फाइनेंशियल मॉडल बनाओ जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो। जैसे एग्जाम्पल, बाय इंक्लूडिंग मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप क्या करो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखो, यानी जो एक दूसरे पे डिपेंड ना हो। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स व्हाट, सेल इंक्रीज हुआ तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंडिपेंडेंट? सेल इंक्रीज हो रहा है लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा, रेंट देना है तो देना है, सेल कम हो रेंट देना है तो देना है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप क्या करो, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ ना उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा रखो रादर देन डिपेंडेंट वेरिएबल, वैसा। An overfitted model perform poorly out of sample and can also conceal assumptions that need to update it based on new information। अब कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो ओवरफिटेड होते हैं, जानबूझ के उसके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है विच इज नॉट नेसेसरी। तो जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है ना, बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन हमको उसको अपडेट करना चाहिए। दिस इज थर्ड थिंग। पहला बोल रहा है कि आप एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लो, दूसरा क्या बोल रहा है कि आप क्या करो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखो, थर्ड थिंग नई इंफॉर्मेशन के बेस पे मॉडल बनाओ। एंड मूविंग अहेड, illusion of control can be mitigated by focusing only on variable with known explanatory power and by seeking outside opinion only from those who have relevant perspective। तो लास्ट थिंग उन्होंने बोला कि जो illusion of control है उसको आप एक थर्ड थिंग से भी एलिमिनेट कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो, यानी डील कर सकते हो। मिटिगेट इज नथिंग बट डील विथ। कैसे? आप उस वेरिएबल को रखो जिसका एक्सप्लेनेटरी पावर बहुत सही है, यानी उसका आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि हाँ मैंने ये वेरिएबल को क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ये है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसलिए डाला है, सेलिंग का खर्चा क्यों डाला है, इसलिए डाला है, वैसा। एंड आप क्या कर सकते हो, दूसरा आउटसाइड ओपिनियन ले सकते हो जिसको उसका नॉलेज हो, हु हैव द रिलेवेंट पर्सपेक्टिव नॉलेज, ठीक है, हु हैव अ रिलेवेंट पर्सपेक्टिव, जिसने उस चीजों में काम किया है। सो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल इन सिंपल वर्ड्स, एनालिस्ट को लगता है उसके पास कंट्रोल है बट इन रियलिटी में कंट्रोल नहीं है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर एस्टिमेट करके बनाता है जिसकी वजह से एरर होने के चांसेस हो जाते हैं। हाउ टू डील विथ इट? फर्स्ट थिंग एक्सपर्ट ओपिनियन, सेकेंड थिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करो जो डिपेंडेंट ना हो, थर्ड थिंग इज कॉम्प्लेक्स बना लो अपना थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड न्यू इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप आंसर फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाओ। एंड जिससे भी आप ओपिनियन ले रहे हो उसको उसका पर्सपेक्टिव नॉलेज होना चाहिए, एंड आप ऐसे वेरिएबल ऐड करो जिसका आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट योर इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बायस। डन। आगे बढ़ो, यहाँ तक क्लियर है सबको? मुझे जाना है। बेटा बाय बाय। ये तीनों को क्या हो गया, सो गए क्या तीनों जान? प्रेम 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 चोपड़ा, अश्विनी से नाम लेना पड़ता है कैसे लोगों को। अश्विनी मैसेज करेगी पता था मेरे को। ट्रेन में हो गया अश्विनी? यू आर इन अ ट्रेन? नो सर। ठीक है चलो, अब लोग बढ़ते हैं कंजर्वेटिज्म बायस। नाउ कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म का जाने पहले हम लोगों ने पढ़ा है शायद अग्रेसिव अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच, ऐसा करके कुछ पढ़ा था ना। कंजर्वेटिव मतलब सेफ गेम खेलो, हमेशा सेफ गेम खेलो, और अग्रेसिव में मतलब जो होगा तब देखा जाएगा, पढ़ा ना? याद आ रहा है ऐसा कुछ? यस। तो देखो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंकरिंग। अब एंकरिंग तो मतलब सबको पता ही होगा, बोलना है खुद से वैसा। Where the analyst make only small adjustment to their prior forecast when new information become available। अब इसमें क्या होगा, एनालिस्ट के पास नया डेटा है कि नए डेटा के बेस पे मुझे इंफॉर्मेशन बना लेके
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देना चाहिए। बट अपना जो एनालिस्ट है ना वो बहुत ही आलसी आदमी है, आलसी। तो वो क्या करता है, पास्ट में काम किया है ना तो पास्ट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएगा, बोलेगा मैंने पहले भी बनाया हुआ है, चलो उठाते वही और थोड़े चेंजेस करते। ओ दिवित इज कम। हाय दिवित, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग इनकम टैक्स राइट नाउ बिकॉज सब लेट हो रहे थे, तो क्लास में डिस्कस करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने रीडिंग नंबर 38 उठाया है, इन विच वी आर स्टडिंग कि अगर हम लोग फ्यूचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडल कर रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं, तो उसके अंदर कौन से बातें हम वी नीड टू टेक केयर ऑफ। एंड राइट नाउ वी आर स्टडिंग द बायस थिंग कि एक एनालिस्ट है वही बनाएगा, तो बनाते टाइम व्हाट आर द बायस ही हैव एंड हाउ टू डील विद इट। सो फर्स्ट थिंग वी डन विद ओवर कॉन्फिडेंस, कि सामने वाले को ओवर कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने किया वही सही है, ऐसा नहीं होगा। सेकेंड थिंग इज इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, एनालिस्ट को लगता है कि मैं चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ, सेल का अमाउंट मेरे हाथ में होगा सब कुछ, बट इन रियलिटी वैसा नहीं होना है। थर्ड थिंग वी आर डीलिंग विद कंजर्वेटिज्म बायस। अब ये क्या होता है वो देख लो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंकरिंग, where the analyst make only small adjustment to their prior forecast when the new information become available। अब मैं एज एन एनालिस्ट हूँ, मेरे पास नया इन्फॉर्मेशन है बट आई एम नॉट यूजिंग दैट न्यू इन्फॉर्मेशन, आई एम बीइंग वेरी लेजी। एंड मैं क्या करता हूँ, पास्ट में जो काम किया है ना वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाता हूँ, यानी सेम ओनर का पहले भी मैंने काम किया होगा तो मैं उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाता हूँ एंड उठाने के बाद छोटे चेंजेस करता हूँ और उसको चिपका देता हूँ। अच्छा, इसमें फ्लो कैसे चलता है, फ्लो इज वेरी सिंपल, वो मैं थोड़ा सा एक स्नैपशॉट देता हूँ। ओनर होगा, ओनर आएगा एनालिस्ट के पास और एनालिस्ट को बोलेगा मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो फ्यूचर का। अब फ्यूचर का बनाना इज नॉट अ हलवा चीज कि हाँ चलो आया फटाफट बना दिया, उसके लिए लगेगा डेटा। तो जो डेटा होती है वो देती है रिसर्च टीम, वट एवर इज द रिसर्च टीम वो डेटा देगी, उस डेटा के बेसिस पे हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये यूज कहाँ पे होता है, ये यूज होता है ओनर के लिए, फंड रेजिंग करने के लिए। तो आई थिंक शार्क टैंक देखा होगा ना आप लोगों ने, शार्क टैंक वगैरह ये सब, वहीं पे फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही चाहते हैं क्योंकि बिजनेस चालू हुआ है 2 months 2 years 3 years होते हैं, और जब भी कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो मैक्सिमम 5 years और 10 years का प्रोजेक्टेड डेटा उसको चाहिए होता है, वो सारी बेसिस। तो वहां पर अब यहाँ पे हम लोग सब लोग एनालिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात चल रही थी कंजर्वेटिज्म बायस कि मार्केट में डेटा अवेलेबल है बट मुझे इनकॉर्पोरेट नहीं करना, मैं छोटे एडजस्टमेंट पास्ट डेटा में करके बना के दे देता हूँ। नाउ यूजुअली कंजर्वेटिज्म रिजल्ट इन रिलक्टेंट टू इनकॉर्पोरेट न्यू नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। अच्छा, रिलक्टेंट मतलब वो स्टॉप कर रहा है, कंजर्वेटिज्म मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि मेरे पास नया इन्फॉर्मेशन है बट वो इन्फॉर्मेशन नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। सो व्हाट इज नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, इट मींस वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि जिस भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो ना वो फ्यूचर में अर्न नहीं करेगा, लॉस करेगा। तो एज एन एनालिस्ट मैं क्या सोचता हूँ कि अगर मैंने लॉस वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिया ओनर को तो उसको पैसा मिलेगा नहीं, तो ठीक है मैं उस इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं करता हूँ, उसको इग्नोर करता हूँ। जब ये रिलेक्टेंट वर्ड आता है ना, रिलेक्टेंट का मतलब है टू स्टॉप, डिनाइंग, कि उस चीज से हटना। तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं करूंगा, उसको हटाऊंगा और खुद से कुछ भी बना के दे दूंगा कि ठीक है चलो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करते हैं ताकि ओनर जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ उसको अच्छा फंड रेजिंग हो पाए। ये वही बोलना चाह रहा है कि यूजुअली कंजर्वेटिज्म इज रिजल्ट इन रिलेक्टिंग टू इनकॉर्पोरेट न्यू नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। नहीं कुछ नहीं, 1:30 बजे कुछ नहीं, आवाज नहीं चाहिए, नहीं आवाज नहीं चाहिए। अब देखो, however it could also lead to lags in incorporating positive news। अब इसके अंदर दूसरा शब्द में बोले तो पॉजिटिव। अब देखो, अगर मैं न्यू इन्फॉर्मेशन नेगेटिव वाली नहीं ले रहा हूँ, मैंने जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन उसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर रहा हूँ, तो वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, सम टाइम मैं क्या करता हूँ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाता हूँ। Why? क्योंकि मैं न्यू इन्फॉर्मेशन की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ ना। Whatever is past financial statement is there, I just make certain adjustment and make the new statement. Now, how to mitigate? Mitigating this bias require periodic evaluation of forecasting error। तो अगर आप इसको mitigate करना है, जो भी आप forecasting में error करते हो उसका periodic evaluation करो। After some time, say monthly, quarterly और half yearly आप उसका evaluation करते रहो। And using simpler model that are easier to adjust for newer
चेंज्ड अजम्पशन। तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एकदम ही सिंपल रखो, एकदम नॉर्मल रखो, ताकि थोड़ा भी नया इन्फॉर्मेशन आए आप उसको फटाक से उसमें ऐड करो और उसको इनकॉर्पोरेट कर पाओ। ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर कंजर्वेटिज्म बायस। डन टिल हियर, आगे बढ़ो। फोर्थ वन इज द रिप्रेजेंटेटिवनेस बायस। क्या होता है देखो, चलो रिप्रेजेंटेटिवनेस। दिस बायस occurs due to tendency to rely on known classification and sometimes new information may only be superficially similar to a known classification but may be better viewed from a fresh perspective. Now representativeness, इतना बड़ा वर्ड लिखा है लोग ने। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है, सिंपल वर्ड बता दो कि फॉर एग्जाम्पल जब आप कोर्ट में केस लड़ने जाते हो तो आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, सॉरी, आप जाते हो किसी लॉयर के पास और लॉयर आपके बिहाफ में केस लड़ता है कोर्ट के अंदर। तो लॉयर व्हाट इज डूइंग राइट नाउ, लॉयर इज रिप्रेजेंटिंग यू इन द कोर्ट। तो यहाँ पे भी वैसे ही चल रहा है। दैट इज कैसे चल रहा है मैं बताता हूँ कि जो एनालिस्ट होता है ना, ही इज रिप्रेजेंटिंग टू हुम ओनर्स इंफॉर्मेशन, और जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर के इंफॉर्मेशन को, तो वहां पे भी तो बायसनेस आएगा ना, वो अपना भी तो थोड़ा दिमाग लगाएगा, दिल लगाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया किसने, एनालिस्ट ने, ओनर ने नहीं बनाया। वैसे भी ये होता है ना, जब कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं तो लॉयर लड़ता है, तो लॉयर क्या सोचता है कि मैं हारना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे भी ऐसे होता है, एनालिस्ट बोलता है कि कुछ भी हो जाए इस इन्वेस्टर को अच्छे से अच्छा पैसा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है। नाउ देख लो क्या बोल रहा है। दिस बायस अकर्ड ड्यू टू टेंडेंसी टू रिलाई ऑन नॉन क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे जो भी एनालिस्ट होता है ही नो कि इसका क्लासिफिकेशन ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, और वो उसी पे रिलाई करके आगे बढ़ जाता है, जबकि हो सकता है दैट क्लासिफिकेशन इज नॉट गुड। जैसे देयर आर सर्टेन आइटम्स जो कि टैक्स नहीं लगना चाहिए था बट उसने टैक्स लगाया, जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था उसने उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया, ये सारी चीजें कर दी। या फिर कुछ ऐसे आइटम्स है जो कि ओसीआई में जाना चाहिए था, दैट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बट उसने किस में डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, जिससे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ, वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ तो इन्वेस्टर को पैसा ज्यादा मिल गया। ये सारे क्लासिफिकेशन, तो ये किसने रिलाई किया, एनालिस्ट ने। बट समटाइम न्यू इन्फॉर्मेशन में ओनली बी सुपरफिशियली सिमिलर टू नॉन क्लासिफिकेशन बट मे बी बेटर व्यूड फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर एनालिस्ट ने उस चीज को अच्छे तरीके से देखा होगा, फ्रेश तरीके से, तो आंसर आपको सही मिलेगा। नाउ वन कॉमन फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ने बायस इज बेस रेट नेग्लेक्ट। लोगों ने बोला एक कॉमन बायस है दैट इज बेस रेट नेग्लेक्ट करना। नाउ व्हाट इज इट, where an observation membership, its base rate or the rate of incidence in a larger population is neglected in favor of situation or member specific information. Fixating on a firm's company specific factor is known as the inside view, while viewing the company as a member of particular industry focusing on the base rate is sometimes known as the outside view. An analyst should consider both inside and outside view to generate the forecast. अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि एज एन एनालिस्ट अगर आपको इससे डील करना है रिप्रेजेंटेटिवनेस बायस से, तो एज एन एनालिस्ट आप जिस भी कंपनी का फाइनेंशियल फोरकास्ट कर रहे हो, आप सबसे पहले ये देखो वो कौन सी इंडस्ट्री में वर्क कर रही है, ठीक है। अब जिस भी इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनका एक बेस रेट होता है कि वो उतना ही ग्रोथ करेंगे, बेसिकली वो इतना तो ग्रोथ करेंगे, तो आप उस बेस रेट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, ना कि सब अपना जजमेंट वहां पे लगाओ। नॉट टू इनसाइड व्यू, इसने बोला एक होता है इनसाइड व्यू, एक होता है आउटसाइड व्यू। इनसाइड व्यू मीन्स कंपनी के अंदर लोग आके बोलते हैं कि हाँ हमारा इतना ग्रोथ होगा, ये होगा। आउटसाइड व्यू जो न्यूज मीडिया, इन्वेस्टर्स, वो लोग बोलते हैं कि हाँ इतना ग्रोथ एक कंपनी का होना चाहिए। तो दोनों भी उसको कंसिडर करते हुए उसको फोरकास्ट जनरेट करना चाहिए। मूविंग विथ कंफर्मेशन बायस। चलो, एंड कंफर्मेशन बायस इज योर लास्ट बायस, फिर आफ्टर ये रीडिंग हो जाएगा कंप्लीट। देखो क्या लिखा है, द कंफर्मेशन बायस कॉजेज एन एनालिस्ट टू सीक आउट, ठीक है, or to pay attention to data that affirm their earlier conviction, that to disregard or underestimate information that calls those opinion into question. अब now confirmation bias is what, कि उसने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे जिसके ऊपर क्वेश्चनिंग हो सकता है और उसको उसका कंफर्मेशन लेना चाहिए था, जाके मार्केट में चेक करना चाहिए था, बट वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मैंने बनाया ना, कंफर्म है, सब कुछ कंफर्म है, टेंशन मत लो, वैसा। For example, an analyst who have a positive view on a particular company may choose to discuss the firm with colleagues who share the same point of view. अब उसका पॉजिटिव व्यू होगा तो वो क्या करेगा पता है, कंफर्म करने के लिए उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, उसको लग रहा है हाँ कंपनी बहुत अच्छी है, तो वो उन्हीं के साथ जाके ओपिनियन लेगा जिनको लग रहा है हाँ ये कंपनी अच्छी है, कंफर्म कराने के लिए। अब सिंपल सोचो ना
कि फॉर एग्जाम्पल सिंपल सोचते हैं कि आपको साइकिल चलाना पसंद है, ठीक है। अब कोई एक ऐसा दोस्त है जिसको साइकिल चलाना पसंद नहीं है, उसको जाके बोलोगे चलो कि साइकिल चलाना है, तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं साइकिल नहीं चलाना है मुझे। बट देयर इज अनदर फ्रेंड जिसको साइकिल चलाना भी पसंद है और आपको भी साइकिल चलाना पसंद है, तो आप उसके पास जाके क्या बोलोगे, साइकिल चलाएगा तो आ जाता है ना आपके साथ। और अनदर थिंग, अगर क्रिकेट मैच का ले लो, किसी को कोई प्लेयर बहुत अच्छा लगता है तो वो उसी से आके ओपिनियन लेता है ना, अरे ये प्लेयर कैसा है, तो बता ना हाँ ये प्लेयर अच्छा, तो कैसा दोनों जन कंफर्म हो जाते हैं ना हाँ ये प्लेयर सच में अच्छा है। वो किसी ऐसे से आके ओपिनियन नहीं लेगा जो बोलेगा नहीं ये प्लेयर तो बहुत खराब है, तो उसको अवॉइड कर रहा है। तो कंफर्मेशन बायस में भी यही होता है कि जिस कंपनी का एनालिस्ट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, ठीक है, वो ओपिनियन उसी से जाके लेता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है ना, तो जाता है किसी से ओपिनियन लेने, तो उससे ही ओपिनियन लेने जाएगा जिसका सेम ओपिनियन मैच करता है कि हाँ ये कंपनी तो अच्छी है, उसने कंफर्म करा लिया हाँ चलो। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया कि उसने उससे ही ओपिनियन लिया जिसको लग रहा है ये कंपनी अच्छी है करके, और इनडायरेक्टली इट इज अ रॉन्ग वे, जबकि न्यूट्रल होकर डिसीजन लेना चाहिए डेटा को चेक करके, ठीक है। तो सेम पॉइंट ऑफ व्यू जिसका था उसने उससे जाके कंफर्म करा लिया, ये हो सकता है कंफर्मेशन बायस। एंड द टू वे टू रिड्यूस कंफर्मेशन बायस, अब इससे टू वेज है हाउ टू रिड्यूस इट। वन इज कीप abreast of research from analysts who have an opposite view। तो आप क्या करो, जिसका अपोजिट व्यू है ना उससे जाके आप कंफर्मेशन लो। एंड सीक आउट पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ कलीग्स हु हैव नो इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन द ओपिनियन, और आप उस कलीग से जाके बात पूछो जिसका इस कंपनी में कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट ही डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, ही विल गिव यू द बेटर ओपिनियन। And analysts should also be aware of their own confirmation bias when they evaluate a company's management representation। तो उसको खुद का भी confirmation bias चेक करना चाहिए। And management tend to portray their companies in positive। अब सोचो ना, खुद भी सोचो, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट खुद की कंपनी की अच्छी बात ही करेगा ना, खराब बात थोड़ी करेगा, क्योंकि अच्छी बात करेगा तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा और उस मैनेजर को ग्रोथ मिलेगा, ये सारी चीजें। तो ये बात का पता एनालिस्ट को भी होना चाहिए। And analysts who have or want to have positive outlook on companies must be careful not to simply take management's comment on face value। तो मैनेजमेंट जो आके उसके फेस पे बोल के जाता है उसको सिर्फ उसको ऐसा लेके लिख नहीं लेना, बोलना हाँ ठीक है यही फाइनल है यही डर, नहीं। एज एन एनालिस्ट मैनेजमेंट का बात, अपोजिट व्यू पॉइंट का बात, एंड द कलीग्स, उस कलीग से इंफॉर्मेशन लो, कंफर्मेशन लो, हु हैव नो इमोशनल इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। समझा कंफर्मेशन बायस। सिंपल था इससे सिंपल था ना, हाँ कुछ था ही नहीं, मतलब ये वाला टॉपिक तो पहला ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया खुद के डेटा के ऊपर। दूसरा इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, लगता है मैं कंट्रोल करूंगा बट एक्चुअली में कंट्रोल है ही नहीं उसका। देन कंजर्वेटिज्म, वो बोलता है कि नया इन्फॉर्मेशन नहीं लेना, जो है उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके चेक कर लूंगा। रिप्रेजेंटेटिव बायस, वो बोल रहा है इस कंपनी को तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो अच्छा ही होना चाहिए, खराब नहीं हो सकता मेरे एंड से। देन कंफर्मेशन बायस में कंफर्मेशन लिया बट किससे आके लिया, जिसको कंफर्म करना ही है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, ठीक है यू कैन गो अहेड करके। एंड इससे मेन इसमें क्या मैं बताता हूँ, अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो ऐसा आ सकता है कि कुछ आपको केस सिनेरियो दिया हो जिसमें वो फाइंड आउट करने बोले कि विच बायस इट इज करके, ठीक है। और सेकेंड थिंग, बायस बता देगा कि ये बायस है, वो बोलेगा कि हाउ टू मिटिगेट दिस बायस। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बायस है तो कहाँ पे जाके वो अटक रहा है, एंड वो नहीं पता तो मिटिगेशन ट्रिक पता होना चाहिए कैसे वो मिटिगेट करेगा, ठीक है। 2 थिंग्स डन। चलो काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 1 को चालू करेंगे, ठीक है। 1 o'clock सबको आ जाना इधर पे। ओके सर। यस।